साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो यूपी के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी 2018 का जो री एग्ज़ाम होना है और जो अगला आपका ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की परीक्षा होनी है, तो उसमें आपका जो जीएस वाला सेक्शन है, जीएस वाले सेक्शन में कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस एक वीडियो के तहत हम लोग कवर करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और यहाँ पर आपको 250 से अधिक प्रश्नों का संकलन मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा ऑपरेशन के आधार पर जो है कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, इसमें डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, पर रिमोट कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिकी परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिन्होंने 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का इन्हें पिता माना जाता है, मतलब अवधारणा विकसित की और इन्हें कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला है कंप्यूटर के विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का क्या अर्थ है? CRT का अर्थ होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर CRT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। जो पुराने टीवी आते थे वहाँ पे आपको जो पिक्चर ट्यूब होता था वो ये आपका कैथोड रे ट्यूब होता था। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता रहा है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत जो है आपको 1946 में एनियक नामक कंप्यूटर के निर्माण से होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण थे निर्वात नलिकाओं का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित, संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर की दूसरी प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये आपका प्रथनको या ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ठीक है, इसमें निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत वाला था, तब वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है डगलस एंगलबर्ट ने किया था 1960 में, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को कराया गया था। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? तो जो पहला कंप्यूटर था वो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था 1952 में। आगे बात करते हैं, यह एक एनालॉग कंप्यूटर था। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था? 2018 में। तो प्रश्नकाल में जो था वो था आपका प्रत्युष सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया था, पुणे में। वर्तमान में भारत का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। अगला है, 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। ठीक है, जब भी किसी फ़ोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी
के बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फ़ोन में भी काफ़ी बदलाव आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? कौन सा कंप्यूटर? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला है 1943 में 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कहा गया इनेविक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो 1956 से 63 के दौरान देखी गई। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाली ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन वर्दीन और वाल्टर ब्रैटन ने किया था। अगला है किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? तो 1965 से 71। द्वितीय 1956 से 63 और तीसरी जो है 65 से 71। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत परिपथ आईसी का इस्तेमाल किया गया था। अगला है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो पुणे में किया गया था। ठीक है, पुणे में। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत कौन सा? परम सिद्धि है। अगला है वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? तो ये मूर का नियम बताता है। कौन सा? मूर का नियम बताता है। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया था तथा कहा कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रति वर्ष में दोगुनी होती जाएगी, किंतु बाद में उसे संशोधित करके उन्होंने यह कहा कि संख्या प्रति 2 वर्ष में दोगुनी होती चली जाएगी। पहले प्रति वर्ष कहा था, फिर बाद में प्रति 2 वर्ष पर कहा था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है? कौन सा कंप्यूटर सबसे आम प्रकार है? इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। अगला है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम था परम 8000। ठीक है, इसे 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया था। और जो आदित्य है ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर रहा है। आगे बात करते हैं इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रश्नों को देखें। तो निम्न में किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है? निम्न से किस प्रकार का स्कैनर जो है प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इनका उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका OMR, जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होता है? ये आपका प्लॉटर होता है। क्या होता है? प्लॉटर होता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस, इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखिए आपका इंकजेट प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के तहत नहीं आता है, जबकि ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या? यह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज़ के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे कि इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो इसमें देखिए आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने का कार्य जो है वो माइक्रोफोन करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलते हैं। अगला है दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है क्या? तो एक प्रमुख कदम है आपका
पेपर सेटिंग करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। दस्तावेज का प्रिंट देने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, फिर प्रिंट सेटिंग सेट किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसी सुविधा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रदर्शित करती है कि प्रिंट होने पर हार्ड कॉपी कैसी दिखाई पड़ेगी या दिखेगी। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो F2, कीबोर्ड में F2 का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है और F1 की का प्रयोग किसी भी तरह की मदद के लिए किया जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला है किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो यह है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए फाइल को सेलेक्ट करेंगे। फाइल, प्रिंट देने के लिए फाइल, फिर प्रिंट। ठीक है। एडिट मेन्यू फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। जो एडिट मेन्यू होता है ये फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। और टूल्स मेन्यू, इस मेन्यू का प्रयोग निम्न है: टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल, ये सभी आपके टूल्स मेन्यू में आते हैं। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो देखिए मदरबोर्ड नहीं है, ये इनबिल्ड होता है। मदरबोर्ड इनबिल्ड होता है, जबकि स्कैनर, माउस, मुद्रा की सभी आप प्रिंटर मतलब इसको आप अलग से कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्देशों का एक संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। निर्देशों का एक संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। क्या है? तो प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। आगे बात करते हैं निम्न से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो निर्देश व्याख्या, किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निर्देशित किया जाता है, जैसे डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा प्रसंस्करण करना। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये निर्देश की व्याख्या करने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये निर्देश लेता है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है कैश स्मृति। जो कैश मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। अगला है, यह एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। तो ये क्या होता है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका उपयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? देखिए, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग अंगगणितीय तथा तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न से कौन करता है? तो सभी हार्डवेयर की जांच जो है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। यह एक सॉफ्टवेयर जिसे मदरबोर्ड में बने स्थायी रोम चिप, जो नॉन वोलेटाइल रोम चिप होता है, उसमें रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है BIOS पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम प्रभावित करता है? तो ये आपका फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन रखने के लिए होता है। इसका प्रयोग किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, BIOS, कीबोर्ड या हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पहले भी हम लोग देख चुके हैं।
निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो बी वाला देखिए, यह एक प्रोग्राम है जो रोम में रोम से निष्पादित होता है तथा कंप्यूटर चालू होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक संसाधक के अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो देखिए, वर्ड लेंथ आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई आदि, वो जो वर्ड लेंथ है ये आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर और ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में कितना बिट प्रोसेस करता है इस पर। अगला है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये आपका स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर। आगे बात करते हैं, अनडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अनडू किसके लिए? कंट्रोल Z होता है। क्या होता है? कंट्रोल Z होता है। जबकि कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल U जो होता है रेखांकित अंडरलाइन टेक्स्ट की शॉर्ट की होती है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वार्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। तो देखिए, क्वार्टरी शैली कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स द्वारा बनाया गया था। इसमें सामान्यतः 104 बटन होती हैं। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इसे क्वार्टरी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर के 6 बटन Q, W, E, R, T तथा Y के क्रम में होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो किसका उपयोग, किस इनपुट डिवाइस का? तो ऑप्टिकल मार्क पहचान OMR का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप पेपर वगैरह देते हैं तो OMR सीट मिलती है आपको। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो इसमें देखिए, डॉट मैट्रिक्स जो है ये गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ये प्रभाव प्रिंटर है। थर्मल, डेस्कजेट, लेजर, ये सभी क्या है? गैर प्रभाव प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो ये है आपका फैक्स मशीन है। ठीक है, इसका व्यावसायिक उपयोग जो है 1865 में शुरू हुआ था। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर के निम्न से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, OCR हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो इसमें 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं, अल्फान्यूमेरिक की, फंक्शनल की और स्पेशल की। आगे बात करते हैं, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? देखिए, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता नहीं, जबकि अन्य जो है वो सही है। तो आपका ए वाला सही नहीं है। अन्य क्या है? देखिए, रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, सही है। रैम एक री राइट मेमोरी है, सही है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू में आंतरिक मेमोरी है, ये भी सही है। तो देखिए, रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है, जिसका मतलब है कुछ समय के लिए डेटा को रखती है तथा अचानक से कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खत्म हो जाती है। यह लंबे समय के लिए डेटा स्टोर करके नहीं रखती। इसके लिए कंप्यूटर बंद करने से पहले डेटा को द्वितीयक मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। यह सिर्फ वर्तमान में चल रहे कार्य के डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करती है। अगला है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो आपका कैश, जो कैश कह सकते हैं मेमोरी होती है, सबसे तेज और महंगी होती है। आगे चलते हैं। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ये है आपका डी रैम। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह डी रैम से तेज मेमोरी होती है। वहीं डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है। और डी रैम जो होता है एस रैम से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से धीमी होती है, लेकिन ज़्यादा डेटा होल्ड करती है। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से मेन या मुख्य मेमोरी की विशेषता है? तो इसमें देखिए, आपका यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तेज होती है, जो मेन या मुख्य मेमोरी होती है। और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो मुख्य को यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी ही कहेंगे। तो ए बी सी तीन के तीनों यहाँ पर सही हैं। देखिए, आगे चलते हैं। एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये आपका 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है, जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल तथा गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो रैम जो है आपका, ये ब्लॉक डिवाइस नहीं है, जबकि सी डी रोम, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। जबकि सी डी रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण माध्यम है। अगला है, को कम करते रहने के लिए किसको काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाली डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो यह है एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है एस रैम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? नॉर्मल। तो 4 GB से 16 GB। कितनी होती है? 4 GB से 16 GB रैम होता है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है। दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? तो ये आपका 10 GB वाले मतलब फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, 2600 MB और 4000 MB। देखिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति या मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो जो द्वितीयक मेमोरी होती है, स्मृति होती है, ये आपका अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, सेमीकंडक्टर पर आधारित नहीं होती। जबकि मुख्य स्मृति या मेमोरी और कैश मेमोरी रजिस्टर, इसके लिए आपका सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है।
1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट जो है ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर। 1 किलोबाइट 1024 बाइट। इसी प्रकार से 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो इसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? तो 1024 के। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई आपकी बाइट होती है। ठीक है, बाइट होती है। इसे आप किलोबाइट मेगाबाइट के रूप में व्यक्त करते हैं। बिट जो होती है वो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट के बराबर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होती है ये क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो जो रैम होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या डेटा स्टोर करने में समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है? तो अस्थायी से ये क्या होता है? आपका कैश मेमोरी होती है, कैश डेटा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कैश डेटा। यह डेटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो इसमें आपकी टेराबाइट की होगी। टेराबाइट, देखिए इसमें सबसे बड़ा टेराबाइट होगा, उससे छोटा गीगाबाइट, उससे छोटा मेगाबाइट, उससे छोटा किलोबाइट, ये क्रम हो जाएगा। किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसे रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में भंडारण के माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो सीडी रोम जो है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सीडी रोम में डेटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका बाइनरी फॉर्म में 0 तथा 1 के रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है क्या? तो इसके द्वारा ऑप्टिकल डिस्क, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। देखिए, यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क की ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का एक्सेस समय जो है सबसे कम होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? तो इसका जो आकार है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा मुख्य मेमोरी की क्षमता, वर्चुअल मेमोरी, देखिए प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तो वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है, 147 के समतुल्य है? तो आप इसके लिए आप इस फॉर्म से इसको आप बना सकते हैं। 147 को 2 से डिवाइड करते जाइए और जो शेषफल आता जाए उसको आप इधर लिखते जाइए। तो लास्ट में एक शेषफल आएगा आपका 1, और फिर आप इसको उल्टे क्रम में, मतलब इधर से ऐसे पलट के लिख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 100
10010011। तो ये 147 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में। आगे चलते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहते हैं, बेस 2 संख्या प्रणाली भी। देखिए, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली विशिष्ट प्रतीकों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है, 0 और 1। निम्न में से कौन बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो इसमें आप देखें 11101। निम्नलिखित में से किस द्विधारी संख्या या बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1111010 होगा? तो आप इस प्रकार से यहाँ पे जैसे दिया गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10010 प्लस 10101। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 1011011 देंगी? इस प्रश्न के सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली में है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो बी वाला है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये बताया गया है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो वो है आपका ASCII। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है यह, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इसमें इस कोड में ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। बाइनरी संख्या 10000 111 40 और 41 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1807। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगला है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसका 11 होगा। यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि इस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे डेडलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, कोबाल, फोर्ट्रॉन, पास्कल ये है, परंतु लोटस कोई भाषा नहीं है। लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड के द्वारा। किसके द्वारा? क्लॉक स्पीड के द्वारा। अगला है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए आपका, यह एक ऐसा कंप्यूटर या क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोज्यताओं या यूटिलिटीज का सामना भी करता है। सही है। यह एक ऐसा कंप्यूटर या क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। सही है, अर्थात ऑपरेशन को। यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश या प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। सही है। डी, यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश या प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। ये कथन आपका गलत है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, पर्ल, रूबी, पाइथन ये प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश प्रोग्रामिंग भाषा है, परंतु जो सी है एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++ है, ऑब्जेक्टिव सी है, सी हैशटैग है, परंतु A@ ये आपकी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? तो ये जो है आपका व्यवसायिक कार्यों के लिए। इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये व्यवसायिक कार्यों के लिए प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। कंपाइलर
कंपाइलर क्या है? तो देखिए, कंपाइलर जो है ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। तो उपयुक्त सभी था डी ऑप्शन। तो देखिए, कंपाइलर यह एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? इसके लिए फोर्ट्रॉन प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन विश्व की सबसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणना और अंकगणितीय गणना के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए, इसमें आपकी कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा नहीं, कौन सी वैज्ञानिक? तो फोर्टन जो है ये आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सॉफ्टवेयर संबंधित प्रश्नों को देखें तो एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस है, पावर पॉइंट है, पेंट है इत्यादि। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, पर डिस्क वायरस नहीं होता है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो देखिए, ओरेकल आरडीएमएस, ओरेकल आरडीएमएस या पूरा नाम है रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। या टैली जो होता है, जबकि यहाँ पे टैली जो दिया गया ये एक ऑपरेटिंग अकाउंटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि, इसका सी ऑप्शन पढ़िए, कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन करना है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? तो डेटा को सूचना में बदलना होता है। ठीक है, डेटा को सूचना में। तो देखिए, होता क्या है, डेटा सॉफ्टवेयर के पास जाता है, सॉफ्टवेयर उसे सूचना में कन्वर्ट करता है। निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? लॉजिक बम के लिए तो ए ऑप्शन देखिए, या घुसपैठियों द्वारा मॉलवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है। अगला है, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो एडोब इंक के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रो ओएस एक्स, लाइनेक्स, ये सभी किसके उदाहरण? तो ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एम एस वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, जबकि एम एस एक्सेस, फॉक्स प्रो, अराकोल तीनों एक कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके पास सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसके सोर्स कोड जो है वो सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट तथा संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण में आपके लाइनेक्स हैं, मोजिला फायरफॉक्स है और एंड्रॉयड है। आगे चलते हैं, निम्न से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखिए, इसमें विजुअल बेसिक जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। अगला है, निम्न से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? गूगल जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, देखिए, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउजरों मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है और उन्हें
एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप भाषा XML ये भाषाओं का उपयोग करता है। तो फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, US ब्राउज़र एक्सेट्रा ये सब वेब ब्राउज़र है, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। किसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम में, ठीक है, किसमें? होम में। आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो क्लाइंट जो होता है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। क्लाइंट की प्रकृति एवं कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट। अगला है, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो देखिए, अल्फागो। देखिए, अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो लिब्रे ऑफिस जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपका यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक है, फायरफॉक्स है, जिम्प, लिब्रे ऑफिस, अपाचे इत्यादि हैं। जबकि विंडो 10, एडोब प्रोफेशनल, नॉर्टन एंटीवायरस ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक सेकेंड। तो इसमें आप देखेंगे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, परंतु MS ऑफिस जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लाइनेक्स, MS DOS, यूनिक्स जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो ये एक प्रकार की कंप्यूटर त्रुटि होती है, ठीक है, कंप्यूटर एरर होता है। तो इन त्रुटियों को ढूंढने एवं उसको सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। आगे चलते हैं। डेटा संचार संबंधित प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क DPAN एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुपनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? तो यह है इनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। अगला है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं कर सकता है? तो संकेत क्षीणन ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, जबकि बहुपात फाइंडिंग, अवशोषण, संयोजन ये सभी प्रभावित कर सकते हैं। अगला है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हब का प्रयोग करते हैं। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटरों को संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। अगला है, ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो ADSL जो है उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो यहाँ पर ADSL का फुल फॉर्म क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा
अपेक्षा पर निर्भर करता है किस पर, तो देखिए डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करता है या करती है जो उच्च बैंडविड्थ या वेवलेंथ संभालने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रकाश भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। पहला दूरसंचार उपकरण था कौन सा? टेलीग्राफ। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत होती है। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी। अगला है आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है। आईपी जो है कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली, जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। एनआईसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। आईएसडीएन का इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है और यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसके तहत जो है आपका प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब ये सिद्धांत कार्य करता है, कुल आंतरिक जो परावर्तन होता है। अगला है देखिए बैंडविड्थ मतलब जो तरंगदैर्घ्य होती है बैंडविड्थ जो है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप होती है। आगे चलते हैं। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? इसे बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ठीक है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। आगे बात करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लें। पिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। अगला है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, डीएसएल का। निम्नलिखित में से या निम्न से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, यूनिक नहीं होता है? तो देखिए इसमें आईपी पता, कंप्यूटर का नाम ये यूनिक होता है, परंतु वर्क ग्रुप का नाम जो है ये अद्वितीय नहीं होता। तो आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय यूनिक होता है। अगला है किसी बहुकार्यन तंत्र मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम में जो बफर रैम यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ बफर रैम की एक निश्चित मात्रा है, बफर जो है रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके, प्रकलन मतलब मैनिपुलेशन कर सके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट से संबंधित कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है? तो ये है आपका लिंक्डइन। ईमेल का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? तो @ का इस्तेमाल करके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से कौन सा या से फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? तो देखिए आपका फ्रॉम टू सब्जेक्ट ईमेल हेडर में फ्रॉम होता है, टू सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट, ये चीज़ें लिखी होती हैं। आप कभी भी मेल खोल के देखेंगे जहाँ आपको मेल टाइप करना होता है वहाँ पे। अगला है ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? संक्षिप्त नाम यूआरएल का क्या अर्थ है? तो इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एसएमटीपी और पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना का सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। पॉप
SMTP और IMAP ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। SMTP मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वहीं POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त मतलब दोबारा से प्राप्त करने के लिए निम्न से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। कौन सी जो है क्रियाविधि प्रदान करता है, तो ये आपका POP सर्वर अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका SMTP, IMAP और POP इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका 2, 3, 4। आगे बात करते हैं ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा या से फील्ड शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका टू, CC और BCC ये तीन चीज़ें सेव इसमें नहीं होता है। ठीक है, 1, 3, 4। तो इस प्रकार से 2 होता है, CC होता है, BCC सब्जेक्ट, जबकि सेव इसके अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, तो आपका जो ISP होता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना, बिहार के पटना में 2014 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है, तो ये है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है, तो IP एड्रेस से। किससे, IP एड्रेस से ये इसकी पहचान जो होती है वो निश्चित होती है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल या संधियाँ नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, तो यह है स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क में हब, स्विच या राउटर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। अगला है नेटवर्क प्रोटोकॉल, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल या नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रिया, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। आगे चलते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो यह है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल। वहीं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। निम्न से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, तो इथरनेट जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। आगे चलते हैं, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह लेयर परिवहन परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों को अनुमति देती है। TCP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं उपकरणों के साथ उद्यम संजाल एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो यह है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बात करते हैं, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है। वेब विकास में जो मैशअप होता है, एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक अर्थात सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। आगे बात करते हैं, क्रॉलिंग
इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित होती है? खोजी इंजन या सर्च इंजन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो ये है निजी क्लाउड। ठीक है, निजी क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड। आगे बात करते हैं क्रोम, सफारी और ओपरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो ये सभी वेब विचारक हैं, वेब ब्राउज़र हैं, क्रोम, सफारी और ओपेरा। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सभी के सभी जो हैं ई सेवाएं हैं। क्या हैं? ई सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेवाएं हैं। आगे बात करते हैं केविन सिस्टॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो इंस्टाग्राम के। किसके? इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट कहा जाता है। तो क्या है? सर्वर एक ऐसा उपकरण है। सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अटैक सरफेस, हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। आगे बात करते हैं रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो इनको जो है सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? उपाय नहीं है कौन सा? देखिए, अन्य उपयोगकर्ताओं से संगीत संचिकाएं या तो फाइल्स या छवियां साझा करना, इससे आपका वायरस जाएगा। प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाने से नहीं, प्रलेख या आप पीडीएफ बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, तो इससे आपका उसी सिस्टम में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं ना। तो बी वाला आपका ये एक उपाय नहीं है वायरस को फैलाने में, संक्रमित करने में। स्पैम ईमेल और ईमेल संलग्न खोलना, निःशुल्क खेल या गेम्स, टूल बॉर्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना, इससे आपका वायरस फैल सकता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो इसके लिए जो है आपका POP3 और IMAP4 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ये है आपका आवेदन सेवा प्रदाता या सक्रिय सेवक पृष्ठ, एक्टिव सर्वर पेज। यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। ASP का विस्तारित रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में शामिल है, प्रोसेस मैनेजमेंट में। आगे चलते हैं। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? फंक्शन। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल के है, कंट्रोल के है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के होती है। कंट्रोल एच जो है ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए होता है। कंट्रोल ए ऑल कंटेंट्स ऑफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल बी सेलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड हाईलाइट करने के लिए। आगे बात करते हैं MS वर्ड में एक करैक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है किस लिए? तो इसका उपयोग जो है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करना चाहिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटेड एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है एक्सेल 2016 में
कॉलम कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जाता है? व्यू विंडो स्प्लिट। व्यू विंडो स्प्लिट के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? तो प्रोसेस टेबल में रखता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स हर प्रोसेसर और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। अगला है, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण या अलाइनमेंट है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, संख्या का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो राइट होता है, तथा एक्सेल में फार्मूला का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित इंस्टॉल की है उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित या फॉरवर्ड करने के लिए आप निम्नलिखित में किस साधन या टूल का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आप जो है डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट का किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? तो PC बैच फाइल का। PC बैच फाइल का। कैलिस्टो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। क्या है? फॉन्ट है। ये क्या है? फॉन्ट हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो इसमें आपका रेखांकन, लिंक, प्रतीक होता है, परंतु अनुच्छेद इसमें नहीं शामिल होता है। ठीक है। अनुच्छेद नहीं होता है, मतलब अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ इसमें नहीं होता है। फिल्टर होता है, लिंक होता है, टेक्स्ट और सिंबल होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? एक्सेल है। क्या है? आपका एक्सेल है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए एक्सेल के कंप्यूटर फाइल किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो .xls। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? कंट्रोल पैनल में जाकर के बदला जा सकता है। विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में किस दिन जारी किया गया था? तो इसे जो है 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F3 का। किसका? F3 का इस्तेमाल करते हैं। F2 का इस्तेमाल चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। F3 का इस्तेमाल फाइल या फोल्डर की खोज के लिए फाइल एक्सप्लोरर में, जबकि F4 का फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए। F5 में एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। आगे बात करते हैं। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो इसकी ऊंचाई 3 लाइन, पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। आगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें। एब्सोल्यूट तो आपका $A$1, ये डॉलर की साइन है। एक्सेल में किसी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल एड्रेस है जिसमें रो नेम और कॉलम नंबर से पहले ये डॉलर का चिन्ह जोड़कर रो और कॉलम को स्थिर बनाया जाता है, ताकि जब भी हम सेल या सीट में कॉपी कर रहे हो तो इसका वैल्यू ना बदले। आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो ये है आपका लेफ्ट एंड टॉप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? तो साइंटिफिक का। किसका? साइंटिफिक का। आगे चलते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? तो ये बी ऑप्शन देखिए। जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। किसके साथ शुरू होते हैं? तो ये
बराबर के चिन्ह के साथ, किसके साथ, बराबर के चिन्ह के साथ शुरू होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है, कौन सा वर्ड का कौन सा व्यू जो है वो टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, तो ड्राफ्ट व्यू दिखाई पड़ता है, ड्राफ्ट व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं, तो आप बी ऑप्शन पढ़िए। देखिए, ए पढ़ेंगे, किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं, सही है। आप एक समय में डेटा को एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, नहीं, ये सही नहीं है। आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, ये कथन सही नहीं, जबकि सी, आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थित बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा किधर संरेखित होंगी, तो ये दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर संरेखित होंगी। आगे बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्था मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, तो लेआउट मार्जिन पर। आगे चलते हैं, अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में क्या मतलब किसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं, तो स्लाइड मास्टर में। तो स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स जो है वो निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट में किसका आपको एक विषय से समस्त संरूपण या फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, जब आप ऑफिस 365 का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन अपडेट ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों अपडेट्स सुधारों को प्रकट या अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं हैं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं इनका उपयोग करवाता है। एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह या लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में किसका व्यू करना होगा, तो स्लाइड मास्टर का। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख या डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन ट्यूब पर किस मेन टैब पर जाना होगा, तो इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों या सेल्स की सामग्रियां देखें। सेल A3 का सूत्र इस प्रकार से दिया गया है। प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र को प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है। तो प्रकोष्ठ सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा, तो इसका प्रदर्शित मान 30 होगा। ठीक है, कैसे होगा आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो देखिए आपका अलाइनमेंट जो है आपका ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट्स। ठीक है, तो अलाइनमेंट सबसे पहला ऑप्शन होता है, इसे आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते हुए एमएस वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में से कितनी वर्कशीट होती हैं, तो 3 होती हैं और वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है, तो इसके लिए आपका कंट्रोल
वी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल एन जो होता है एक नई फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल ओ चयनित फाइल खोलने के लिए, कंट्रोल एस जो है चयनित फाइल को सुरक्षित रखने के लिए, कंट्रोल पी जो होता है चयनित फाइल को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल सी चयनित फाइल चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए, कंट्रोल बी सामग्री को प्रविष्टि बिंदु पर पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंतिम आदेश को विफल करने के लिए, कंट्रोल ई टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखने के लिए। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में किसके लिए उपयोग किया जाता है, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। स्टार्ट मेनू की क्या दर्शाएगी, कंट्रोल ESC। ठीक है, तो कंट्रोल जेड जो होता है ये किए गए कार्य को पहले जैसा करना होता है। आल्ट स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए होता है। कंट्रोल ESC आपका जो प्रश्न पूछा गया उसके लिए, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। आल्ट इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। कंट्रोल C चयनित वस्तु को कॉपी करना। कंट्रोल X चयनित वस्तु को कट करना। अगला है विंडोज साउंड फाइल का इंस्ट्रक्शन होता है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये होता है डॉट वेव, WAV। आगे बढ़ते हैं, डॉट वेव को वेव फॉर्म ऑडियो फाइल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा, तो यह तेज गति से काम करेगा। अगला है कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोल A का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल A का सभी को कॉपी करने के लिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका MS वर्ड ये डॉक का है, MS एक्सेल XLS का, MS पेंट JPG, MS पावर पॉइंट PTP नहीं होता, PPT होता है। MS पावर पॉइंट पे PPT बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है, तो ये है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। अगला है हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित या डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है, तो ये है आपका ब्राउज़र, C ऑप्शन ब्राउज़र। अगला है कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है, तो ये है बूट स्टेप प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो है क्लास नाम के समान होना चाहिए। कंप्यूटर एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंप्यूटर को कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान सेट करने के लिए किया जाता है। इसका वही नाम है जो उस क्लास का है जिसमें वह रहता है। निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है, तो ये है आपका वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर मेमोरी इत्यादि से विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन एब्स्ट्रैक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला है निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है, तो देखिए इसमें फंक्शन को ओवरलोड किया जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन वास्तव में विभिन्न कार्यों का एक सेट है जो एक ही नाम के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। सिंक्रोनस मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं।
निम्नलिखित में से क्या एक रैम की विशेषता नहीं है? देखिए, एक रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है, सही है। इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती नहीं, इसमें नहीं होता, तो ये बी वाला सही नहीं है। सी, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है, ये सही है। एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है, ये भी सही है। देखिए, एस रैम को एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम चिप में डेटा को बनाए रखने के अलग अलग मेमोरी चिप सेल्स पर चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वरों के मध्य संचार नियम स्थापित करना है। SMTP सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? तो इसमें देखिए, आपका लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम, ये सभी के सभी हैं। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा IO इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो देखिए, आपका टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय आर्चीवल डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। यह टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। अगला है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे प्रोसेस नाम दिया जाता है। प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जाता है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है। एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड से बनी हो सकती है जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। अगला है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दो कथन है, यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इसी में देखते हैं, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह के दाहिने ओर का भाग डोमेन होता है तथा इसके बाईं ओर की तरफ का यूजर नेम होता है, ठीक है। तो ईमेल जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान हो जाता है। इसके ऊपर या लोअर केस में भी बिना किसी त्रुटि के डेटा का संचार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। डेडलॉक क्या है? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखती है? तो ये है आपका बाइट डांस है। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक है। आगे बात, निम्नलिखित किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो निम्नलिखित किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी? इन्फोसिस की। इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एज वर्ब सिस्टम नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों का विकास करती है। आगे बात करते हैं, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये IBM का है। किसका है? IBM का। आगे बढ़ते हैं। IBM मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेता को हमेशा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसका नेतृत्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सामान्य न्याय और दूसरों की मदद करना सभी क्या है? ये आपके नैतिक मूल्य हैं। निम्न में से CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका कैथोड रे ट्यूब। SSD का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। आपकी कक्षा में आपके पास आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसे तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है,
आप क्या करेंगे, आप स्कूल के अधिकारी को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किया जा सके और उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल क्या कहलाते हैं, संप्रेषण कौशल कहलाते हैं। परीक्षा हाल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। बी वाला सही है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, तो क्लॉक स्पीड का। बैंकों में चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका MICR का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, इकोर यात्रा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया जुलाई 2018 में। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक एक आयोग की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर, असम में की गई है। ठीक है, प्रणाम मतलब पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। यह देश में अपनी तरह का एकमात्र विधेयक है जिसमें राज्य के सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की उनके बुरे वक्त में सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है, किसने आरंभ की है, उत्तर प्रदेश ने 2016 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता या प्रत्यक्ष बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है रीयूनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीयूनाइट कहते हैं। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है, इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डीगॉश कहते हैं। क्या कहते हैं, डीगॉश कहते हैं। वर्ष 2000 से शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या थी, Y2K। अगला है निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं, तो ये है ब्लॉकचेन तकनीक में। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी मोदी टेलेस्ट्रा के द्वारा प्रदान की गई थी। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई 31 जुलाई 1995 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के टेलीकॉम मंत्री सुखराम को मोबाइल कॉल कर इसकी शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं, एक कुकी क्या होता है, उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ये निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से, परंतु EPF कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ISDN का दूर संचार प्रौद्योगिकी है, ISDN का, तो देखिए जहाँ ध्वनि वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचरित होते हैं, ISDN इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है, पॉलीमर। इसमें पॉलीमर जो है, देखिए आधुनिक सामग्री पॉलीमर, लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि से अधिक तपिश पैदा होती है। अग्निशमन करता, देखिए अग्नि विरोधी कपड़े नोमेक्स आर पॉलीबेंजी मिडालोज फाइबर PBI और हेलमेट का प्रयोग जो है सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।